सॉरी, आई फॉरगॉट टू ओपन द माइक मैं भूल गया था। तो गाइस मैं आपसे कह रहा हूँ, इफ़ यू कैन लिसन टू मी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई भी दे रहा हूँ और सब कुछ एकदम बेहतरीन है, तो आप जल्दी से मुझे जय हिंद देंगे। जय हिंद के साथ करेंगे अब अपनी आज की क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास और बात करते हैं पहले एक बार कल की क्लास के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसमें हमने आपका शेड्यूल और प्लानिंग डिस्कस की थी कि आप कैसे आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने शेड्यूल को और प्लानिंग को स्टार्ट कर दिया होगा, और अगर अब तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ इसे स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो ये आपके बैकलॉग में काउंट हो जाएगा। बैकलॉग, और बैकलॉग इतनी खतरनाक चीज़ है ना, ये एक बार तुम्हारे पीछे लग जाए तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है, तुम कुछ भी कर लेना, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुमने वो मूवी देखी है मदर इंडिया? उसमें दिखाया था सुखी लाला, याद है तुम्हें? वो क्या करता था, सबको उधार दिया करता था, और उधार देने के बाद उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता था। लोग असल चुका दिया करते थे पर सूद चलता रहता था। समझ रहे हो? तो भाई ये वही सुखी लाला का ब्याज है, इससे तुम बच नहीं पाओगे। हालत देखी थी तुमने मदर इंडिया की, क्या हालत हुई थी, है ना? जो भी उसमें एक्टर और एक्ट्रेस, पूरा परिवार तो परिवार, पूरा गांव का गांव बर्बाद हो गया था। तो ये बैकलॉग अगर तुम्हारा रह गया, मैं तुम्हें शुरू में बता रहा हूँ, तो तुम्हारी हालत वैसी हो जाएगी जैसे बिरजू के परिवार की थी मदर इंडिया में। समझ रहे हो ना मेरी बात? मदर इंडिया नहीं देखी तो देख लेना, एक बार तो देखने वाली मूवी है, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। तुम्हारी फैमिली ने ज़रूर देखी होगी, पापा मम्मी ने, उनके ज़माने की है, पर बहुत ज़बरदस्त मूवी है। तो भाई तुम्हारा बैकलॉग वैसा ही है, सुखी लाला का ब्याज। तुम कितना भी चुका दोगे, सुखी लाला फिर खड़े होंगे, अरे राधा रानी कहाँ जा रही हो, मैं कर दूंगा तुम्हारी इच्छाएं पूरी। तो बैकलॉग से बचिए, नहीं तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज की क्लास की, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये क्या है? अच्छा जी, अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम में से बहुत सारे बच्चों ने नोटिफिकेशन तक नहीं पढ़ा है। तो अभी मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहला होमवर्क है, घर जाके सारे लोग रीड दी नोटिफिकेशन, ये सब पढ़ेंगे, और मैं तुमसे कल पूछूंगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा था। ठीक है, कल मैं तुमसे पूछूंगा, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, कल तुम जाओगे घर और जाके नोटिफिकेशन पढ़ोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आपका होमवर्क है। अब हम आ जाते हैं आगे, इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। सर ये आता है नहीं आता है, ये होता है नहीं होता है, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या है, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। देखो होता क्या है कि बच्चा बेचारा परेशान होता है, सर मैं कहाँ से शुरू करूँ, पहले नाउन्स पढ़ लूँ क्या, पहले एडवर्ब्स पढ़ लूँ, पहले टेंसेस पढ़ लूँ क्या, सर पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करा दो। कुछ टीचर्स पहले वोकैबलरी करा देते हैं, कुछ बेचारे आर्टिकल करा देते हैं, और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हारे प्यार में 8 यूनिवर्सल रूल्स डिज़ाइन करे हैं, और ये मेरा दावा है कि इनके बिना तुम कोई भी सेंटेंस नहीं बनाओगे। तुम किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर, किसी आर्टिकल से कोई भी अगर सेंटेंस बनाते हो तो वो इन 8 में से किसी एक रूल पर आधारित होगा, नहीं तो वो सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा, गलत होगा। या तो सेंटेंस बनेगा नहीं, बनेगा तो इसमें से 8 रूल पे आधारित होगा। आज इन 8 के 8 तो नहीं, 3 रूल्स हम इसमें से आज कवर करने वाले हैं, और इन 3 रूल्स पे हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। और साथ ही साथ हर क्लास में मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी वोकैबलरी कराऊंगा, तो ये वोकैबलरी भी आज आपकी शुरू हो जाएगी पहली क्लास से। ठीक है भाई, समझ में आया? थम्स अप दो, PW दो, टाइगर बनाओ, आगे बढ़ेंगे सीधे। वो कह रहे कौन सा नोटिफिकेशन? अरे भैया, जो एग्जाम तुम्हें देना है ना जिस ईयर में, उस ईयर वाला नोटिफिकेशन।
चलिए, तो क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, मैं स्टार्ट करने वाला हूं बिल्कुल ही बेसिक से। कहां से? बिल्कुल जीरो से। कहां से? बिल्कुल बेसिक से। तो बिल्कुल बेसिक की अगर हम बात करें तो हम ये सब जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास होते हैं लेटर्स, है ना। लेटर से हम बना पाते हैं वर्ड्स, और वर्ड से हम बना पाते हैं क्या? सेंटेंस, है ना। सबसे पहले लेटर्स, लेटर से वर्ड्स, और वर्ड से सेंटेंस। अब एक सवाल, सर क्या मैं कोई भी वर्ड लग दूं साथ में, 2-3 वर्ड, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? जैसे अगर मैं लिख दूं गो, मोना, गुड, ब्यूटीफुल, बताओ जरा क्या ये कोई सेंटेंस है? और अगर नहीं है तो सेंटेंस को बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? बताओ जरा फटाफट, क्या ये सेंटेंस है? और अगर नहीं है तो सेंटेंस को बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? अरे यूपीएससी की साइट पे जाके देखो ना, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा। अरे यार तुम लोग कितने ज़्यादा, भाई तुम लोगों को सब पता है कि फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, तुम्हें अपनी ही फील्ड का नहीं पता। इस बात से मुझे पता लगता है कि यहाँ पे बस तुम आ गए हो ये सोच के, हाँ शौर्या बैच के बारे में बहुत सुना है, फाउंडेशन ले लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तुम्हें पहली क्लास में बता रहा हूँ, याद रखना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि इस बैच से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिर्फ इस बैच से नहीं होगा। ऐसे समझ लो यार, तुम जिम जाते हो ना, अगर तुम में से कोई जिम जाता होगा या कभी भी जाते होगे, तो बॉडी जिम जाने से नहीं बनती है, बॉडी बनती है खाने से, है ना। वर्कआउट करने से सिर्फ उसको एक शेप मिलता है। इसी तरीके से कोचिंग से सिर्फ तुम्हें एक गाइडेंस मिलती है कि तुम्हें ये करना है। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ गाइडेंस मिलती है किसी भी कोचिंग से, दुनिया की भी। और जो तुमसे ये कहता ना, अरे मैं करा दूंगा, सब करा दूंगा, सब हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता। ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाने वाले तरीके हैं कोचिंग इंडस्ट्री के। ये बात याद रखो कि किसी भी सिलेक्शन के लिए 30% कोचिंग होती है, सिर्फ 70% तुम्हारा सेल्फ होता है। तो अगर तुम इतने बुद्धू हो और सो रहे हो ये सोच के तुमने नोटिफिकेशन तक नहीं देखा है, तो तुम उन सारे बच्चों में हो जिनका सिलेक्शन कभी कहीं नहीं होता। बस ये बार बार रोते रहते हैं, अरे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, और हमेशा दूसरों को, चीज़ों को ब्लेम करते रहते हैं। तो मेरे बच्चे, ये मैं तुमसे कभी नहीं चाहता कि तुम लोगों को ब्लेम करो, चीज़ों को ब्लेम करो, टीचर्स को ब्लेम करो, बैच को ब्लेम करो, और प्लीज़ मुझे पढ़ाने दो। ये बकवास वाले तुम्हारे जो मैसेजेस आते हैं ना, इससे मुझे पता चलता है कि तुम कितने ज़्यादा बैकवर्ड हो। किस चीज़ में? स्टडीज़ में इतने ज़्यादा बैकवर्ड हो तुम। हालत तुम्हारी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जैसा लगता है कि तुम पता नहीं कहीं सो रहे थे, आज ही जागे हो। तो सबसे पहला काम है, एनडीए के बारे में सब पता करके आओगे, यूपीएससी की साइट पे जाओगे, एनडीए का नोटिफिकेशन देखोगे, एनडीए नोटिफिकेशन डाल दोगे तो भी तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा, है ना। इतने पप्पू मत बनो। अभी मैं तुम्हें थोड़ी कम बेइज्जती कर रहा हूँ, 1-2 क्लास है। जिस दिन मैं फट गया ना तुम्हारे क्लास में, तो कई दिन तुम्हें होश नहीं आएगा। इतनी ऐसी ऐसी बातें मैं तुम्हें सुना दूंगा। तो प्लीज़ सोच समझ के मुझसे यहाँ पे तुम बात करा करो। जो भी तुम यहाँ पे मुझे लिखो ना, उसके पीछे सोचो पहले कि तुमने अपने हिस्से की मेहनत करी है या नहीं करी है, नहीं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, तो 70% तुम्हारा कोचिंग है, 70% तुम्हारा सेल्फ है, और 30% कोचिंग है। तुम कुछ भी करने जाओगे दुनिया की कोई भी चीज़ सीखने, तुम्हारा कोई भी ट्रेनर दुनिया का तुम्हें 30% से ज़्यादा नहीं दे सकता। नहीं तो हर एक बच्चा सेलेक्ट हो जाता ना। अगर 70% मेरे हाथ में होता, सबको सेलेक्ट करा देता मैं, है ना। सब यहीं से जाते, 400 सीट होती, 400 की 400 यहीं से भर देता। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए 70% तुम्हें अपना डालना है। चलो, अब हम बात करते हैं लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस की। तो भाई देखो, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मेरे बच्चे 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है सब्जेक्ट, और एक उसके साथ चाहिए होता है वर्ब। ये जोड़ा है।
जब ये जोड़ा खिलता है तभी सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब ये जोड़े का क्या मतलब है भाई? मेरे जोड़े का मतलब है कि ये मान लो कोई लड़का है और ये लड़की है ना। तो सब्जेक्ट कितने तरह का हो सकता है? बड़ा सीधा साधा भोला भाला होता है। जैसे मैंने लिखा मैन, या मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा गर्ल, मैंने लिखा चेयर, किंग, गर्ल, है ना। तो या तो ये बेचारे सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। मैन को क्या कर सकते हो? तो मैन लिख सकते हो। बॉय को क्या लिख सकते हो? बॉयज लिख सकते हो। गर्ल को क्या लिख सकते हो? गर्ल्स लिख सकते हो। ऐसे किंग को बेचारे को क्या लिख सकते हो? किंग्स लिख सकते हो। इनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सीधा साधा है, भोला भाला है। कैसा हुआ? ये हो गया बेचारा सिंगुलर और ये हो गया बेचारा प्लूरल। समझे? अब जरा वर्ब के बारे में बात करते हैं। जल्दी से बता दो ये क्या है? मैंने लिखा ईट, मैंने लिखा गो, मैंने लिखा कम, मैंने लिखा प्ले। जल्दी बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ईट, गो, कम, प्ले। जल्दी से बता दीजिए सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर मैं इनकी दूसरी वाली फॉर्म लिखता हूं। सिंगुलर है या प्लूरल है? जल्दी से बताइए। हाँ पढ़ लो, सब पढ़ लो रितेश। वर्ड पावर मेड इजी भी पढ़ लो, जो तुम्हारा ब्लैक बुक भी पढ़ लो, जो तुम्हारा मन करे पढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हें वो तो करना नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। करते रहो, जो तुम्हारा मन हो करो। अब तुम लोग मुझसे कुछ भी पूछोगे, मैं हर चीज़ पे हाँ बोलूँगा, क्योंकि जो मैंने तुम्हें बताया तुम उस पर बात ही नहीं करते हो। तुम्हें अपना करना है, अपने हिसाब से कर लो। जो तुम मुझे बोलोगे ना, तुम मुझसे कहोगे सर मैं कहीं और कोचिंग में जाके पढ़ लो, मैं तुमसे कहूँगा जाओ जाके पढ़ लो। मैं क्या कर सकता हूँ यार? तुम लोग मुझे कल से लगातार डिसअपॉइंट कर रहे हो। मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हारा एसएसबी में क्या होगा। तुम लोगों का ना थिंकिंग प्रोसेस बहुत ख़राब है। या तो तुम्हारा माहौल ऐसा है कि तुम बहुत बेकार लोगों में बैठते हो, इतने ज़्यादा बेकार लोगों में जिनका मतलब कॉमन सेंस एकदम उड़ा हुआ है। हाँ भाई, तो आधे कह रहे हैं सिंगुलर, आधे कह रहे हैं प्लूरल। ठीक है, मैं चैट बंद कर रहा हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट योर चैट। तो भाई ये ईट का क्या क्या हो सकता है? ईट का ईट्स हो सकता है, गोज हो सकता है, कम्स हो सकता है और प्लेस हो सकता है। अब मज़ेदार बात यह है कि मैंने यहाँ पे जितने लिखी थी ना, ये सारे के सारे प्लूरल हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? प्लूरल। और ये सारे के सारे क्या हैं? सिंगुलर। हाँ जी, तो वर्ब्स जो होती हैं ना उल्टा चलती हैं। आपको मज़ा आएगा ये जान के कि वर्ब्स जो है ना उल्टा चलती हैं। ठीक है, आप कोई कमेंट नहीं करिए। आई डू नॉट वांट एनी कमेंट फ्रॉम यू बिकॉज योर कमेंट्स आर डिस्टर्बिंग मी। और तुम्हारे कमेंट्स डिस्टर्बिंग ही हैं बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंटेंट, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स आई एम गिविंग यू, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, है ना। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ भी अपने पास है तुम ला के मुझसे डिस्कस कर रहे हो। तो देखो, तुम्हारी 1 घंटे की क्लास है और मुझे इसका पैसा मिल चुका है। ये 1 घंटा तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो इसको मेरे साथ जी लो। तुम्हें बर्बाद करना है तो बर्बाद कर लो, और तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ लो। ऑल योर्स। एक एक क्लास इसमें से प्लान्ड है। अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट करोगे तो वो मेरा टाइम नहीं है, वो तुम्हारा टाइम है जो तुम वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ कोई भी मुझे फालतू का आपसे कमेंट नहीं चाहिए। जितना मैं पूछूंगा सिर्फ आप उतना ही बताएंगे। ठीक है, कल मुझे जितनी बात करनी थी आपसे मैंने कर लिया और मैंने देख लिया आप जो भी बात करते हैं एकदम बकवास करते हैं। ठीक है, आपके जो कमेंट्स हैं वो सारे इरेलेवेंट हैं। आप डाउट कोई नहीं पूछ रहे हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे हैं। अगर एक बच्चा वर्ड पावर मेड इजी पूछ रहा है तो एक बच्चा ब्लैक बुक भी तो पूछ सकता है ना। फिर एक बच्चा रैंड मार्टिन पूछ लो, फिर ऐसे करके 36 किताबें हैं अंग्रेजी की, वो सारी मेरे से पूछते रहो। जो तुम्हें पढ़नी थी मैं अपनी तरफ से बता चुका हूँ। ठीक है, बट अगर तुम्हें और यही सब पूछना है, यही सारी बातें करनी है तो भाई कर लो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और फौजी तुम कहते हो अपने आप को, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हें फौजी का ना एफ भी नहीं पता। तुम सोच रहे हो कि फा से लिखूंगा फौजी या एफ से लिखूंगा। बहुत ही बर्बाद हालत है तुम्हारी। ये ना तुम्हें घिसना पड़ेगा बिल्कुल से। और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कमेंट कोई नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी कमेंट नहीं करेगा। मुझे अब किसी का कमेंट नहीं चाहिए। हाँ, पढ़ लो ध्यान से। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुमसे जब मैं बोलूँगा सिर्फ तुम तब कमेंट करोगे, कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, नहीं तो ब्लॉक करा दूंगा, परेशान हो जाओगे। मेल करते रहोगे, कंप्लेन करते रहोगे, सर मुझे खोल दो मुझे खोल दो, हाथ पैर जोड़ोगे, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके खोलूंगा नहीं, ना खुलवाने दूंगा किसी से, ब्लॉक करा दूंगा। इसलिए ईमानदारी से तमीज़ से पढ़ लो यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट या तो सिर्फ सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल, इसकी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इसी तरीके से जो वर्ब होती है ये भी, या वर्ब जो होती है ये भी, इसकी 5 पॉसिबिलिटी होती है।
एवरी वर्ब हैज गॉट 5 पॉसिबिलिटीज, ईट, ईट्स, एट, ईटन, ईटिंग। हर वर्ब की कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं? 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये वाली इसकी प्लूरल फॉर्म होती है और आप इसको फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। याद रखिए ये हमेशा और हमेशा और हमेशा प्लूरल होती है। जब भी हम इसके साथ एस और एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर हो जाती है। ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है और ये इसकी आईएनजी फॉर्म होती है। तो एवरी वर्ब हैज गॉट हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 5 पॉसिबिलिटीज। हर वर्ब की कितनी संभावनाएं? 5 संभावनाएं। ठीक है, अच्छा, और ये हमेशा सब्जेक्ट से उल्टा चलती है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एस और एस लगा के प्लूरल बनता है। ये पहले से सिंगुलर होती है, एस और एस लगा के, ये पहले से प्लूरल होती है, एस और एस लगा के क्या बनती है? सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, तो अब बड़ी सीधी सी बात हो गई। अगर आप कहेंगे किंग तो आपको कहना पड़ेगा किंग प्लेस, लेकिन अगर आप कहेंगे किंग्स तो आपको कहना पड़ेगा प्ले। ऐसे अगर आप कह रहे हैं गर्ल्स तो आपको कहना पड़ेगा कम, लेकिन अगर आप कह रहे हैं बॉय तो आपको कहना पड़ेगा गोस। समझे? अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसके आधार पे आपके पास एक टेबल बन के आ जाएगी जो आपको हमेशा हेल्प करेगी। इस टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप गौर से देख पाएंगे तो आप पाएंगे एक चीज कि ये सारे के सारे कैसे हैं? सिंगुलर, और ये सारे के सारे कैसे हैं? प्लूरल। तो आओ जरा इनके साथ वर्ब लगाते हैं। तो अगर आप कहते हैं वी लव तो आपको ही लव्स कहना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं शी प्लेज तो आपको यू प्ले कहना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं दे वर्क तो आपको इट वर्क्स कहना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं बर्ड फ्लाइज तो आपको बर्ड्स फ्लाई कहना पड़ेगा। समझे? तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब भी प्लूरल ही लेगा, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? अगर एस और एस यहां नहीं लगा है तो तुम यहां लगा दोगे, और अगर यहां लग गया है तो यहां नहीं लगाओगे। ठीक है, अब आ जाती है आई की बात। इसमें एक सब्जेक्ट नहीं लिखा मैंने, बाकी सारे लिखे, एक ने लिखा आई। तो ये होता सिंगुलर है, एक आदमी के लिए यूज होता है, पर अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। इसके कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे आप हमेशा क्या कहते हैं? ये वाले यूज करते हैं आई के साथ, है ना? आई फ्लाई, आई वर्क, आई प्ले, आई ईट, आई गो, आई लव, आई बिलोंग। आप इसे हमेशा और हमेशा ऐसे ही यूज करते हैं। नहीं, मैं कुछ भी तमन्ना, मैं कुछ भी एक छोटी सी चीज भी, जरा सी चीज भी दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस बैच में, तो नहीं करूंगा, क्योंकि कमेंट तुम्हारे इस बैच में रुके नहीं है। इफ यू डू नॉट लिसन टू मी आई वोंट लिसन टू यू। रिश्ता हमारा ऐसे ही बनेगा, बहुत सिंपल है भाई। गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, आप मेरी सुनेंगे, मैं आपकी सुनूंगा, सब अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये सारे के सारे हमेशा प्लूरल होते हैं। पर आपको समझ में आ जाएगा, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है ना, रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो दो बार रिकॉर्डेड वीडियो में देखेंगे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास रिपीट करने का। 1 घंटे की क्लास है, इतना बड़ा सिलेबस है, मैं कैसे कराऊंगा, है ना? चलो, तो आई लव, आई प्ले, आई वर्क, आई फ्लाई, इन सब के साथ हम आई का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब लेता है आई। इन सब के साथ आप यूज करते हैं आर, इन सब के साथ आप यूज करते हैं इज। आई थोड़ा अलग है, अपने साथ लेगा एम। इन सब के साथ आप यूज करते हैं वॉज, इन सब के साथ आप यूज करते हैं वर। आई थोड़ा अलग है, अपने साथ वॉज ही लेगा। ठीक है, इन सब के साथ हम यूज करते हैं हैज, इन सब के साथ हम यूज करते हैं हैव, है ना? और आई क्योंकि प्लूरल वर्ब है इसलिए हैव लेगा। तो आई की कैटेगरी थोड़ी सी अलग है, इसको आप याद रखेंगे, है ना? और बाकी सब अगर वर्ब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, ये था आपका रूल 1।
एक बार 10 सेकंड में क्विक रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जिसको समझ में नहीं आया अभी मौका है समझने का। मैंने क्या बताया कि सारे सब्जेक्ट पहले से सिंगुलर होते हैं, एस और एस लगा के प्लूरल बन जाते हैं। सारी वर्ब्स पहले से प्लूरल होती हैं, एस और एस लगा के वो सिंगुलर बन जाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक टेबल मैंने आपको दे दी है, ठीक है। आई एक अलग है, उसका एक अपवाद है जो मैंने आपको यहां पे दे दिया है। समझ में आ गया? थम्स अप दे दीजिए, पीडब्ल्यू दे दीजिए, टाइगर बना दीजिए, आगे बढ़ेंगे। आगे की बात देख लो। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा नुकसान क्या है इस बैच में। अगर तुम मुझे समझाने नहीं दोगे ना, और ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा मुझे। फॉर एग्जांपल मैंने प्लान किया है कि ये 3 रूल मुझे आधे घंटे में समझाने हैं, ठीक है, और मैं उन्हें आधे घंटे में नहीं समझा पाया, मुझे तुमने 45 मिनट्स ले लिए उसे समझाने में। तो इससे सबसे बड़ा तुम्हारा नुकसान होगा, क्लास तो मैं टाइम पे ख़त्म करूँगा, तो जो क्वेश्चन तुम्हारे कराने के लिए लेके आया हो ना, वो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे, है ना, और वो क्लास तुम्हारी ऐसी रह जाएगी। पीपीटी में तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, अपने आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता अगर तुम मुझसे बकवास करोगे, ठीक है। और ये कमेंट जितने सारे मॉनिटर होते हैं, ये सारे मॉनिटर होते हैं कमेंट, तुम कहीं पे कुछ भी कंप्लेन नहीं कर पाओगे, सारे कमेंट तुम्हारे मॉनिटर होते हैं। एक एक कमेंट यहाँ पे मॉनिटर होता है, इसलिए बच्चे ब्लॉक हो जाते हैं, कई कई महीने तक ब्लॉक रहते हैं। फिर वो रोते रहते हैं, अरे सर हमसे गलती हो गई, सर हमें माफ़ कर दो, सर अब नहीं होगा। पर भैया फिर क्या फ़ायदा जब चोड़िया चुग गई खेत। हाँ जी, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको बताना है उसमें क्या गलती है। सेंटेंस आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए अगर कोई गलती लग रही है तो। हाँ, वो आज एक्चुअली बारिश बहुत तेज़ हो रही है ना, तो वॉइस क्रैक हो रही है, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, वॉइस क्रैक होने लगती है। हाँ भाई, वॉज 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 वॉज, कोई भी गलती नहीं है इसमें, इस सेंटेंस में है नो एरर। और अब आप समझने की कोशिश करिए क्यों, क्योंकि यह है एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस, हाइपोथेटिकल सेंटेंस। तो याद रखिए क्या, इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल यूज वर्ब irrespective of the subject, ठीक है। तो आप वर का इस्तेमाल करेंगे चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। मैंने यहाँ पे शी लिखा है तभी भी वर आएगा। अभी ऊपर आपने जाना कि शी के साथ वॉज आएगा, आपने यहाँ पे देखा सर शी के साथ तो वॉज है, पर यहाँ मैं वर क्यों लगा रहा हूँ, ये काल्पनिक बात है। इफ शी वर अ क्वीन, अगर वह रानी होती, है नहीं, है नौकरानी वो, पर वह कहा जा रहा है कि इफ शी वर अ क्वीन, अगर वह रानी होती, तो हाइपोथेटिकल बात है, काल्पनिक बात में आप ऐसा करते हैं। इसमें अगर किसी का नाम भी लिखा होता है, जैसे इफ रमन वॉज माई फ्रेंड,
ही माइट कम टू हेल्प मी। तो मैं कह रहा हूं अगर रमेश मेरा फ्रेंड होता, रमन मेरा फ्रेंड होता तो मुझसे मिलने आता। रमेश वर माई फ्रेंड का मतलब क्या होगा कि अगर होता, ये कह रहे हो, ये कह रहे हो था, अगर मेरा फ्रेंड था तो मिलने आता। था नहीं कहना चाह रहे, तुम कहना चाह रहे हो होता, तो तुम्हें कहना पड़ेगा वर, होता के सेंस में, हाइपोथेटिकल में वर, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। जैसे इफ आई वर एन ईगल, अगर मैं कोई बाज होता, आई वुड हंट, तो मैं शिकार करता। इफ आई वर एन ईगल, वॉस नहीं बोलोगे, हाइपोथेटिकल है। तो मैंने क्या बताया, जब भी तुम किसी हाइपोथेटिकल काल्पनिक बात की बात करते हो तो याद रखो ये सारा टूट जाता है, सारे रूल टूट जाते हैं। और सब्जेक्ट कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब यही है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो तुम्हें वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें रूल 1 में क्या पढ़ाया, 10 सेकंड में क्विक रिवीजन, कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, है ना। और बाकी अगर सेंटेंस हाइपोथेटिकल है तो सब्जेक्ट कुछ भी हो आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। समझ आया? थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए, रूल नंबर 2 पे पहुंचेंगे। कहां लिखा है हाइपोथेटिकल वर्ड? हाँ, इमेजिनेटिव, काल्पनिक, इमेजिनरी काल्पनिक होता है हाइपोथेटिकल। ठीक है, अब देखो कोई बच्चा ये पूछ रहा था सर हाइपोथेटिकल वर्ड मुझे कैसे पता चलेगा। दीवार में सर मारो अपना, ठीक है, सर के बल कूद जाओ कहीं पे, पता चल जाएगा तुम्हें हाइपोथेटिकल। अबे काल्पनिक बात तुम्हें समझ में नहीं आती। अगर कोई लड़की कह रही है कि मैं रानी होती तो ये काल्पनिक बात नहीं है, मतलब तुम इतने ज्यादा गधे हो कि तुम्हें काल्पनिक बात भी समझ में नहीं आती है। काल्पनिक बात का मतलब है अगर मैं राजा होता, अगर मैं बाज होता, अरे मैं बाज हूं क्या, या मैं कभी बाज था क्या, नहीं था ना, तो ये बात काल्पनिक हो गई। रमन मेरा फ्रेंड है क्या, नहीं है ना, मैं कह रहा हूं होता। भाई काल्पनिक बात का मतलब होता है जब तुम कुछ इमेजिन कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुमसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि तुम 10वां करे हुए हो, तो 10वें वाले बच्चे को काल्पनिक बात का मतलब नहीं पता होता क्या है। भगवान क्या बैच दिए हो। कोई पाप सामने आ गया मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पाप मैंने किया बहुत तगड़ा, और खुदा ने कहा अच्छा बेटा बहुत पापी हो रहा है ना, तो ये ले, ये संभाल। ऐसे प्यारे बच्चे मिले हैं कि उनको ये भी नहीं पता हाइपोथेटिकल वर्ड। सर मुझे हाइपोथेटिकल वर्ड कैसे पता चलेगा? अच्छा हुआ तुम ऑफलाइन क्लास में नहीं हो, मेरे सामने होते जिंदगी में कभी भूल नहीं पाते मुझे इस बात पे, जो तुमने मुझसे कहा है। ऐसे ऐसे बच्चे आ गए। हाँ भाई, इनको जानते हो तुम, डिड, डू और डज, इनको जानते हो? डू यू नो देम? अगर तुम इन्हें ध्यान से देखोगे तो जान लो ये है ऑक्सिलरी वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कभी काम करती हैं मेन वर्ब की तरह और कभी काम करती हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, कभी काम करती हैं मेन वर्ब की तरह और कभी काम करती हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखो जब तुम मुझे पढ़ाने दोगे ना बढ़िया से, माँ कसम मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाऊँगा तुम झूम जाओगे। तुम कोई सवाल मत करो मुझसे, कोई भी सवाल मत करो, और मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारे पास कोई डाउट नहीं आएगा। तुम जितने ज़्यादा सवाल करोगे तुम उतने ज़्यादा कंफ्यूज होगे। मुझे मेरे पेस पे चलने दो, मुझे पता है कि तुम्हारे क्या डाउट्स हैं, मैं तुम्हारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जब मैं तुमसे कहूँ ये मेरा रूल नंबर 2 था, समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, तो उस बात से रिलेटेड बस मुझसे सवाल पूछ लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ पूरे दुनिया में तुम कुछ भी करके ढूंढ लेना,
तुम्हें अंग्रेजी इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ा पाएगा, लेकिन मुझे मेरे फ्लो में पढ़ाने दो। अगर तुम बकवास करोगे ना, मेरा टाइम ख़राब हो जाएगा दोस्त। मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, और दिल टूट जाता है ना तो पढ़ाने का भी मन नहीं करता। फिर करता है हाँ ठीक है, ये कराना है कराओ, 1 घंटा काटना है काटो। प्लीज़ ये मेरी इंतजा है तुमसे। मेरी किसी भी बैच में किसी भी बच्चे से पूछ लो जाके, जो भी मुझसे आज तक पढ़ा हो, 10 कितने पढ़ा दिए होंगे मैंने, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे मैंने शौर्य में पढ़ा दिए होंगे, है ना, सारे शौर्य मिला के। और ये सब सिर्फ शौर्य का बता रहा हूँ। 1 लाख में से एक भी बच्चा नहीं कह सकता कि ये आदमी पढ़ाता है मुझे समझ में नहीं आता, है ना। पर तुमसे थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए, और कोऑपरेशन में क्या चाहिए, तमीज़। बस इतनी सी तुमसे तमीज़ की दरकार है। अगर तुम दे दोगे ना, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे हंसा के मज़े में पढ़ाऊँगा। यही मेरा स्टाइल है, ठीक है। पर जो तुम करते हो तो वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर देता है ना। ये सारे सवाल मुझसे नहीं करो, कोई सवाल नहीं करो मुझसे, कोई भी सवाल नहीं करो। तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं तुमसे बोलूँगा सवाल करने का टाइम है, तब तुम्हारा सवाल का टाइम आएगा, ठीक है। तो डिड डू डज एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जो कभी तो काम करती है मेन वर्ब की तरह, और कभी काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। कभी भी कोई वर्ब अगर मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। क्या बताती है, अपना एक्चुअल मीनिंग। अब एक्चुअल मीनिंग का क्या मतलब होता है भाई? अगर मैंने तुमसे पूछा रन का मतलब क्या होता है, तुम कहोगे दौड़ना। मैं तुमसे कहूँगा कम का मतलब क्या होता है, तुम कहोगे आना। मैं तुमसे कहूँगा गो का मतलब क्या होता है, तुम कहोगे जाना। मैं तुमसे कहूँगा ईट का मतलब क्या होता है, तुम कहोगे खाना। ऐसे अगर मैं तुमसे डू का मतलब पूछूं तो क्या बोलोगे, करना। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब होती है तो अपना एक्चुअल मीनिंग बताती है। मतलब डिड डू डज करना बताएंगे। जैसे शी डज द टास्क ऑनेस्टली, उसने काम ईमानदारी से किया। या फिर आई डू इट फॉर माई फैमिली, ऐसा मैं अपने परिवार के लिए करता हूं। या फिर ठीक है। अब इन तीनों सेंटेंसेस में तुम देखोगे और गौर करोगे तो पाओगे कि देखो, डस का मतलब करना, डू का मतलब करना, डिड का मतलब करना, हमेशा इसका मतलब करने से आएगा। डिड डू डस कहीं पे भी यूज होगा तो वो क्या बताएगा, करना बताएगा, करना, क्योंकि उसका एक्चुअल मीनिंग करना है। कब, जब वो मेन वर्ब की तरह यूज होगा। अब याद रखो, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है, जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब ले लेती है। जहां पे हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टेंस आइडेंटिफिकेशन। हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस को पहचान देना। और मेन वर्ब का क्या काम होता है, मेन वर्ब का क्या काम होता है, अभी बताया ना, एक्चुअल मीनिंग बताना। ठीक है। तो मेरे बच्चे एक बात तय हो गई। क्या बात तय हो गई कि हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आती है, हमेशा अपने साथ एक मेन वर्ब लेती है। तो ये बात भी तय हो गई कि डिड, डू, डस कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब होंगे तो अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेंगे, है ना। और ये मेन वर्ब याद रखो, जिंदा मुर्दा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कौन सी वाली, प्लूरल वाली, प्लूरल वाली मेन फॉर्म, ये वाली फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लूरल वाली, है ना। ऐसा कब कब होगा, 3 केसेस में, जो 3 इस्तेमाल होते हैं। पहला इस्तेमाल, जब सेंटेंस तुम्हारे पास नेगेटिव हो जाए। दूसरा सेंटेंस, जब सेंटेंस तुम्हारे पास इंटेरोगेटिव हो जाए। तीसरा केस डिड डू डस का, जब तुम कर रहे हो एम्फेसाइजेशन, मतलब जोर लगा के किसी बात को कह रहे हो। एम्फेसाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस देना, जोर लगाना, है ना। आइए जरा देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है नेगेटिव जो मैंने बनाया, जैसे अब देखो, ये आर्यन ठाकुर आए,
पता नहीं कौन सी खेत की मूली है ये, डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर, ये पढ़ा रहा हूँ मैं तुझे, हैं ये पढ़ा रहा हूँ मैं तुझे, डिफरेंस बिटवीन देयर और देयर पढ़ा रहा हूँ मैं तुझे। कहाँ से आया भाई, क्यों आ गया तू इस बैच में, कुछ और ही कर लेता जीवन में। क्या क्या फौजी बनेगा रे तू, तेरे पास तो कॉमन सेंस ही नहीं है। तुझे ये नहीं पता कि अब तू, तेरे पास इतना कॉमन सेंस नहीं है कि अगर तू डिफरेंस बिटवीन देन और देयर पूछेगा तो कोई डिफरेंस बिटवीन सपोज और इफ भी पूछ सकता है, कोई डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी एंड और ई एंड डी एंड भी पूछ सकता है, कोई डिफरेंस बिटवीन बी डबल ई आर बी आर और बी ई ए आर बी आर भी पूछ सकता है। इतना कॉमन सेंस नहीं है तेरे पास। इतना गरीब क्यों है यार तू, क्या करेगा जी के फिर इतनी गरीबी में। थोड़ा दिमाग तेज कर ले यार, क्विज लगा लिया कर, कभी सर्वर मार लिया कर दीवार में अगर ऐसे तेज होता है तो। दिमागीन करके एक आता है मुरब्बा टाइप, वो खा ले, उससे शायद तेरी दिमाग की कुछ नसें खुल जाएं। कॉमन सेंस ही नहीं है बेचारे के पास, ऐसा गरीब आदमी है। ठीक है चलो, तो अब बात करते जरा नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने कहा, आई डू नॉट हेल्प अ स्लैकर। स्लैकर का मतलब होता है कामचोर। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि मैं किसी कामचोर की मदद नहीं करता। अब यहां पे डू के साथ ये जो वर्ब आई ना हेल्प, ये हेल्प ही हो सकती है। याद रखो ये हेल्प्ड नहीं हो सकती, ये हेल्पिंग भी नहीं हो सकती, कुछ और नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ हेल्प आएगा, हेल्प्स भी नहीं हो सकता। एक सेंटेंस और देखिए, शी डज नॉट सपोर्ट्स अस। ये सपोर्ट्स नहीं हो सकता, इट हैज टू बी सपोर्ट। अब तुम कहोगे सर आपने बताया था डिड डू डस के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, मेरे बच्चे ही आ गया सिंगुलर, तभी तो मैंने डस लगाया है क्योंकि शी था। अगर कुछ और होता तो मैं प्लूरल लगाता, है ना, क्योंकि इसमें क्या था, डस था, तो मैंने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, सपोर्ट लगाया। एक सेंटेंस और देखो, दे डिड नॉट They did not eat anything, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट। ये ईटन नहीं हो सकता, ये ईट्स नहीं हो सकता, ये एट नहीं हो सकता, कुछ और आ ही नहीं सकता। डिड डू डस के साथ आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक। नेगेटिव कौन से होते हैं, नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट लगा होता है। ठीक है, तो आइए इंटेरोगेटिव देखते हैं। जैसे आपने कहा डस शी प्लेस फुटबॉल, तो ये प्लेस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एस और एस पहले लग चुका है, दोबारा नहीं लगाना तुम्हें कहना पड़ेगा डस शी प्ले। ठीक है, या फिर डू यू हैड अ कार। ठीक है, तो ये हैड नहीं हो सकता, तुम्हें कहना पड़ेगा हैव। हैव क्यों कहना पड़ेगा, डिड डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, प्लूरल। ठीक है, या फिर डिड आई आस्क्ड यू टू लीव, क्या मैंने तुमसे जाने के लिए कहा था। तो जब ये आस्क्ड आया तो बहुत सारे बच्चों को लगा एग्जाम में सही तो है, डिड पास्ट है तो आस्क्ड भी पास्ट होगा, और यही आपकी बदतमीजी है। तो ये आस्क्ड नहीं होगा, डिड आई आस्क होगा, आस्क। ठीक है, डिड आई आस्क। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस, ये थे इंटेरोगेटिव। हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप इनके साथ यूज करेंगे। अब हम आ जाते हैं एम्फेसाइजेशन पे। एम्फेसाइजेशन का मतलब होता है जोर देके कहना, किसी चीज पे स्ट्रेस देके कहना, है ना। जैसे कितनी बार ऐसा होता है, तुम पढ़ रहे होते हो, घर वालों को लगता है तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, घर वाले दूसरी किसी लड़की का एग्जाम्पल देते हैं, देखा शर्मा जी की लड़की सेलेक्ट भी हो गई, एसएसबी भी क्लियर हो गया उसका, ऑफिसर बन जाएगी, एक तू है पढ़ता ही नहीं है। जब तुम ज्यादा सुन लेते हो तो तुम क्या कहते हो, तुम यही तो कहते हो आई डू स्टडी, पढ़ता तो हूं मैं, और कैसे पढ़वाना चाहते हो, आई डू स्टडी। भाई तुम ये भी कह सकते थे आई स्टडी, पर इससे काम नहीं चलेगा, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें एम्फेसाइजेशन है। इसका मतलब है पढ़ता तो हूं, तो लगा है इसमें। जैसे कि
ये आजकल बहुत चल रहा है ना, शी डज लव मी। अरे वो मुझसे प्यार करती तो है पर मुझसे शादी नहीं कर सकती। शी डज लव मी, प्यार करती तो है, एम्फेसाइज करके तुम बता रहे हो, ठीक है। कि क्या, कौन है ये, तेजास जोशी। लाओ अभी इसको ब्लॉक कराता हूँ, एक आज शुरुआत कर देता हूँ, एक की शुरुआत हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएंगे। तेजास जोशी, अभी इसका तेरा रुक तो। हाँ भाई, तेजस जोशी मुबारक हो, तुम पहले आदमी हो जो ब्लॉक हुए हो इसमें, ठीक है। थोड़ी देर की बात है, आप ब्लॉक हो जाएंगे, करने दीजिए इसको, ठीक है। अब मज़ा आएगा। और अब रोते रहना, तुम मेल डालते रहना, मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, स्पैम करो। बजरंग बली भी अब तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे, क्योंकि आदमी को क्या लगता है कि बजरंग बली खाली बैठे हैं, हाँ इसने मुझे बुलाया मैं एकदम पहुंच जाऊँ। बहुत काम है भाई उनके पास, और कल भी था, कभी खाली नहीं थे वो, समझ रहे हो। बहुत मेहनत करी उन्होंने, तुम्हारी तरह नहीं थे। स्पैम करो, शर्म भी तो नहीं आती। बजरंग बली का नाम लेके भी स्पैम कर रहा है, कितना कमीना आदमी है तू। तो बजरंग बली का भी सगा नहीं है, गधा से तेरे खोपड़ी तोड़ दें वो अगर सामने आ जाए तो। इतना बेकार आदमी है तू, समझा, इतना बेकार आदमी। बजरंग बली के नाम पे स्पैम कर रहा है। अबे कुछ अच्छा काम कर ले, उनके नाम पे चैरिटी कर दे, किसी गरीब की मदद कर दे उनके नाम पे। बजरंग बली के नाम को भी बदनाम कर रहा है, छी। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। आई डू स्टडी बट आई कांट स्कोर मार्क्स। तो ये लड़का कह रहा है यार मैं पढ़ाई तो करता हूं, पता नहीं क्यों नंबर नहीं आते। पढ़ाई करता तो हूं या पढ़ाई करता हूं। तो यहां पे जब आप एम्फेसाइजेशन करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। 10 सेकंड के अंदर मैं क्विक रिवीजन कराता हूं। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि डिड डू डस एक ऑक्सिलरी वर्ब है। डिड डू डस क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो कभी तो काम करेगी मेन वर्ब की तरह और कभी काम करेगी हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो वो बताती है आपका एक्चुअल मीनिंग, है ना। क्या बताती है, एक्चुअल मीनिंग। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका करना। और इन तीनों सेंटेंसेस में आपने करना देखा। ये तो बात तब थी जब ये मेन वर्ब होगी। अब जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो याद रखिए अकेले नहीं आएगी, हमेशा और हमेशा अपने साथ एक मेन वर्ब लेगी। और वो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। और ऐसा आपको 3 केसेस में मिलेगा, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एम्फेसाइजेशन में। क्या कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड डू डस के साथ। ये देखिए, फर्स्ट फॉर्म, 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 फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया। थम्स अप दे दीजिए, पीडब्ल्यू दे दीजिए, टाइगर बना दीजिए। आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 3 पे फटाफट। आज 3 रूल करा नहीं पाऊंगा, तुम्हें 2 ही हो पाएंगे, बहुत चरस कर दी तुमने। वो कह रहे हैं आप में इतने एटीट्यूड क्यों है तेजस। एटीट्यूड तुमने अभी देखा नहीं है, एटीट्यूड दिखा दिया तो वहीं जल जाओगे, ठीक है। एटीट्यूड तो अभी तुमने देखा नहीं है, तो मैं तुम्हें सीधा सीधा बता रहा हूँ। ये जो तुमने हरकत की है ना यहाँ पे आके कि स्पैम करो इस सबको, भाई साहब अगर ऑफलाइन क्लास में होते ना तो घसीट तक ज़्यादा और पता नहीं क्या करता मैं तुम्हारे साथ, समझ रहे हो। लेकिन ये है ऑफलाइन में तुम ऑनलाइन में बच गए, ठीक है। और बचे अभी भी नहीं हो तुम ब्लॉक हो गए 100% आज। अब तुम कमेंट नहीं कर पाओगे, रुक जाओ।
ठीक है, आई हैव ऑलरेडी अल्टीमेटेड द टीम। हाँ जी, तो क्वेश्चंस पे आ गए, सीधे क्वेश्चंस करेंगे। 10 सेकंड आपके पास हर क्वेश्चन को करने के लिए, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कहाँ एरर है। गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। दूसरी बात, तुम्हें लगता है 3:30 तक क्लास है सर, 3:45 तक पढ़ा दो, ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे साथ। मेरी अगली क्लास भी है, CDS में मेरी क्लास है आज ही, और वो भी पेड बैच है, वहाँ के बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। ठीक है, NDA में भी मेरी क्लास होती है। तो भाई मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ ना, एक ही क्लास हो गई तुम्हारा हो गया काम। इट्स नॉट लाइक दैट। जल्दी जल्दी जल्दी, कौन देगा पहला आंसर? ABC नहीं बताना मुझे, ABC नहीं बताना मुझे, मुझे बताना है कि क्या एरर है, अगर कोई एरर है तो। कोई आंसर नहीं कर पाया, पूरे बैच में इसका आंसर कोई नहीं कर पाया। इफ आई वर हो जाएगा बच्चा, वर। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल, है ना, क्योंकि आई वर्ड नहीं हो सकता, बात हाइपोथेटिकल है। और मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेटिकल में आप हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। और बड़े ही अफसोस की बात है, पूरे क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने मुझसे कहा हो सर वॉस की जगह वर कर दो। ठीक है, अब कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं तो बहुत ही बदतमीजी। यार देखो आंसर दो ना यार, ये तो पढ़ाया हुआ है, ये तुमने कैसे गलत कर दिया। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, आई वुड हैप्पीली फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया में उड़ता। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लगाओ दम। पोल नहीं कराऊंगा, पोल फिर कराऊंगा तुम्हें ही दिक्कत होगी, नहीं इतना टाइम है पोल के लिए आज का। नेक्स्ट क्लास में पोल कराऊंगा, देख लेना, तुम खुद ही कहोगे सर पोल बंद कर दो। सेकंड वाले का आंसर जल्दी से, जो आंसर देगा उसका नाम मैं यहां बोलूंगा भाई, जो आंसर देगा सबसे पहले। ये ABC को मैं आंसर नहीं मानता है, ABCD मैं आंसर नहीं मानता हूं। ये बताओ एरर कहां है, क्या एरर है? ए, इनको मैं आंसर नहीं मानता। जितने भी बच्चे मुझे ए लिख के दे रहे हैं, सिर्फ वो खुद को खुश कर सकते हैं ये सोच के कि मैंने आंसर दिया। आई डोंट कंसिडर इट एन आंसर। तुमने डिटेल में पढ़ा है, मुझे डिटेल आंसर चाहिए। जो देगा उसकी बात मानूंगा, उसको अप्रिशिएट करूंगा, नहीं तो बेकार है। ठीक है, इफ यू गो होगा, इफ यू गो आउट नाउ, है ना, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, सीधे गोइंग नहीं लगा सकते हो ऐसे ना, ये थोड़ी पढ़ाया मैंने तुम्हें। सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। इफ यू गो आउट नाउ, अगर तुम अब बाहर जाते हो, यू विल गेट वेट इन द रेन, तो तुम बारिश में भीग जाओगे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ शी वर माई डॉटर आई वुड लव हर। जल्दी से बताइए क्या गलती है? हाँ भाई, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने नो एरर जवाब दिया, सिर्फ उन्हीं का सही था, बाकी सबका गलत हो गया। डी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, ये तुम्हारा पहला बैच है मेरी पूरी ज़िंदगी में। जितने भी बैच मैंने आज तक पढ़ाए हैं, जिनको मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं और उन्होंने पहली बार में सही नहीं किए हैं, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं ना कि हर बच्चा कर देता है। पर मैं इसमें देख रहा हूँ तुम्हारी क्लास में आधी से ज़्यादा क्लास इसको गलत जवाब दे रही है। डी इज द करेक्ट आंसर। पैथेटिक। बताओ अगला क्वेश्चन। इफ आई हैव वन द लॉटरी लास्ट वीक, देखो लास्ट वीक की बात कर रहे हैं तो भाई आई हैव वन थोड़ी बोलूंगा। इफ आई या तो वन बोलो
या फिर हैड वन भी बोल सकते हो, दोनों सही है। तो सेंटेंस को आपको पास्ट में लेके जाना पड़ेगा, प्रेजेंट में नहीं। ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। हैड वन, हैव वन और वन में क्या डिफरेंस है, ये आप टेंसेस की क्लास में ध्यान से जानेंगे, गहराई से जानेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए, लास्ट वीक लिखा है तो सेंटेंस पास्ट में जाना चाहिए था। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। She doesn't deserve to be helped by these innocent people। हाँ जी, डिजर्व, डिजर्व मुझे कुछ बच्चों ने लिख के दिया, और बस वही सच्चे चीते हैं, वही चीते हैं, बाकी पपीते हैं। तो डिजर्व नहीं होगा, क्या होगा, डिजर्व होगा। क्यों होगा भाई डिजर्व, डिड डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी चलेंगे भाई उन चीतों के साथ। डिजर्व जिसने लिख के दिया, बस वही सच्चे चीते हैं, बाकी बर्बाद हैं। What you told her that she got that angry। What you told her, जब भी तुम सवाल पूछते हो, सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, डिड डू डस का इस्तेमाल नहीं करोगे। What did you tell her, ऐसे हो जाएगा। What you told her नहीं होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड डू डस का इस्तेमाल करते हैं। ये तुमने मुझसे आज ही सीखा। So what did you tell her, तुमने उसे क्या बताया था, ठीक है, that she got angry। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई डिड डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, तो इट शुड बी अंडरस्टैंड, ना कि अंडरस्टूड। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिड डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। और मैं देख पाया बहुत सारों ने सही जवाब दिया इसमें से। नो एरर वालों, तुम्हारी भैंस पानी में चली गई। अंडरस्टूड नहीं देख पा रहे हो, मैं ये तो कह रहा हूँ। देखो अगर मैं झूठ बोल रहा होता ना, तो अभी सारे आंसर सही आ रहे होते। सोचो कितनी छोटी सी चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई है जिसमें तुम एरर नहीं देख पाए हो। सोचो ये कितनी पैथेटिक बात है। मैंने तुम्हें बस ये बताया कि तुम्हें डिड, डू और डस कहीं भी दिख जाए, इनके साथ कोई दूसरी वर्ब आएगी तो वो फर्स्ट फॉर्म होगी और कोई फॉर्म नहीं आ सकती। और तुम इसमें भी एरर नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो तुम ये सोचो, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम फौजी बनोगे। कैसे सोच सकते हो, कैसे सोच लिया तुमने? क्या मतलब खाली ड्रेस पहन लोगे क्या? बाजार से खरीद के ले आओ, एक बंदूक भी ले लो अपने लिए, ठीक है, और कपड़े पहन लो फौजी के, जूते पहन लो, घूमते फिरो, मैं फौजी मैं फौजी मैं फौजी। ऐसी मजाक कर रहे हैं तो, क्योंकि ये भी तो मजाक ही कर रहे हो तुम। ये तो मैंने 6ठी क्लास के बच्चे को पढ़ाया होता, वो मुझे करके दिखा देता। पता है क्यों? बिकॉज यू आर नॉन सीरियस स्टूडेंट, बिकॉज यू डू नॉट लिसन टू मी। अभी तो तुम चलते जाओ, ये बैकलॉग ना तुम्हारे लिए इतना इकट्ठा हो जाएगा कि तुम्हारा सारा पैसा, सारा टाइम सब बर्बाद हो जाएगा जो तुम कर रहे हो। सब्र तो करो, सब्र का फल बहुत जबरदस्त होता है। ये वक्त जो है ना, महाभारत देखिए ना, महाभारत में वक्त क्या कहता है? समय कहता है मैं समय हूं, सब देखा है मैंने। अलग पांडे सर कहते हैं, एक वीडियो में मैंने उनकी सुना कि जो बैकलॉग है ना, वो रक्त बीज की तरह है ना। वो एक मूवी में दिखाया था ना, रक्त बीज होता था, वो जहां गिर जाता था रक्त की बूंद तो और राक्षस निकल आते थे। ये तुम्हारा बैकलॉग इकट्ठा होता रहेगा। नहीं चलो तुम मेरे साथ मत पढ़ो, अब नेक्स्ट क्लास में नए रूल आ जाएंगे, ये तुम्हारे पक्के होंगे नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नए रूल आ जाएंगे और बर्बादी तुम्हारी दिन ब दिन चूमते रहेगी कदम। ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ आएगी।
तुम्हें अपने साथ यही करना है तो भाई तुम्हारी चॉइस है, जिंदगी तुम्हारी है। शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट हेट हिम बट शी नॉट लाइक्स थोड़ी होगा, नेगेटिव सेंटेंस है, बट शी डज नॉट लाइक, डज नॉट लाइक है ना, नॉट लाइक्स नहीं, डज नॉट लाइक। should be she does not like, C is the correct answer। ये likes भी नहीं होगा, does not like, she does not like, C is the correct answer। next question। She says that she did not ever cheat upon an innocent man। No error, इसमें कोई गलती नहीं है। did do does के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी हुई है, कोई भी गलती नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शार्क्स डोंट बाइट, शार्क्स काटती नहीं है, दे जस्ट डू टीयर देयर एनिमीज अपार्ट, बस वो अपने एनिमीज को दो पार्ट्स में फाड़ देती हैं। तो दे डू की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, शार्क्स डोंट बाइट, शार्क्स काटती नहीं है, दे जस्ट टीयर, वो सिर्फ फाड़ देती हैं अपने एनिमीज को दो पार्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। डू टीयर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रहा और किसी तरीके से हम यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला रूल जो है ना, इस वाले क्वेश्चन को हम अभी लीव कर रहे हैं। इसे इसलिए लीव कर रहे हैं क्योंकि दूसरे कॉन्सेप्ट से है जो आज मुझे तुम्हें तीसरा रूल पढ़ाना था, जो मैं पढ़ा नहीं पाया, ठीक है। पर ये क्वेश्चन मैं पीपीटी में लाया था इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पे मुझे तुम्हें प्रैक्टिस करानी थी। पर जब तीसरा रूल ही नहीं पढ़ाया तो मैं प्रैक्टिस क्या कराऊंगा, पहले रूल समझाऊंगा बाद में, तो ये अब हम बाद में करेंगे। द सेम इज विद दिस, ये भी उसी कॉन्सेप्ट से, वो कॉन्सेप्ट ही मैं आपको नहीं पढ़ा पाया, ठीक है। इतने महान महान लोग हैं कि पहली क्लास में आके तुम्हारी क्लास के बच्चे बोल रहे हैं स्पैम करो स्पैम करो। अभी स्पैम करने आए हो, तुमने इसलिए पैसे दिए थे, तुम्हारे माँ बाप के पैसे इसलिए गए थे कि तुम स्पैम करोगे क्लास में आके। और क्यों करोगे तुम स्पैम, आधे बच्चे स्पैम कर रहे हैं, आधे बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई मुझसे कोई किताब पूछ रहा है, कोई मुझसे किसी भी चीज़ का डिफरेंस पूछ रहा है। तो मतलब इट्स लाइक जैसे कहीं मेला लगा हुआ हो और तुम आए हो मेले में, भाई साहब ज़रा 5 रुपये की ये वाली जलेबी दे देना, ठीक है भाई साहब एक बार ये बंदूक चलवा दो, 2 गुब्बारे फुड़वा दो। ऐसे तुमने आज बिहेव किया है क्लास में, इस वजह से ये तुम्हारा नुकसान है जो हुआ है, ठीक है। द सेम इज विद दिस, आई एम गोइंग टू लीव दिस क्वेश्चंस, ये ऐसे लीव जाएगा कंटेंट में, पीपीटी में आपको ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको गेट पढ़ाऊंगा तो गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको आप लीव कर दीजिए अभी क्योंकि टाइम आपका ख़त्म हो गया है। चलिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे फटाफट।
हाँ भाई, तो लुनाटिक का मतलब होता है मैड, पागल, ठीक है। जैसे लुनाटिक फ्रीक किससे बोला जाता है? ड्रू मैकइंटायर, नहीं कौन था, एक रेसलर हुआ करता था, ये तीनों साथ में आते थे, रोमन रीन्स, सेथ रॉलिंस और एक द शील्ड के नाम से था, मैं भूल गया। खैर लुनाटिक का मतलब होता है एकदम पागल, मेंटली इल, बावला बावला सा होगा, कुछ भी करेगा। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसएंथ्रोप। डीन एम्ब्रोस नाम था उस रेसलर का। अच्छा भाई, मिसएंथ्रोप, जहां भी वर्ड आता है ना मिस, इसका मतलब बैड होता है, और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन काइंड से, ह्यूमन से। सो मिसएंथ्रोप का मतलब होता है हु हेट्स ह्यूमन काइंड। बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, जो इंसानों से नफरत करता हो। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलैंडरर। फ्लैंडरर का मतलब क्या होता है? फ्लैंडरर का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी, द वन हु मेक्स लव अफेयर्स फॉर फन, है ना, जिसके बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाता है ना, उसे हम बोलते हैं फ्लैंडरर। जहां भी ये वर्ड आता है ना फिल, इसका मतलब लव से होता है। फ्लैंडरर मतलब हैविंग मल्टीपल लव अफेयर्स। डी इज द करेक्ट आंसर, हु हैव या हु मेक्स मल्टीपल रोमांटिक अफेयर्स। व्हाट इज रेक्लूस? रेक्लूस का क्या मतलब होता है? रेक्लूस का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, अपने आप में रहता है, इज रेक्लूस। तो रेक्लूस इज हु डज नॉट लाइक पीपल नहीं होगा, हेट सोसाइटी नहीं होगा, हु लिव इन सॉलिट्यूड, जिसे अकेले रहना पसंद करता है, पार्टीज में नहीं जाता, है ना, कहीं जाना आना इसको पसंद नहीं है, अपने आप में रहता है, इट्स कॉल्ड रेक्लूस। बी इज द करेक्ट आंसर। आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का क्या मतलब होता है? आर्बिट्रेटर का मतलब होता है जिसे आप कहते हैं बिचौलिया, दो लोगों में लड़ाई हो गई है, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है ना, और ये मीडिएटर जिसे आप कहते हैं, मीडिएटर, हु सॉल्व्स डिस्प्यूट्स। मीडिएटर, बिचौलिया भी बोल सकते हैं आप इसे। ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी भाई आज की क्लास, ठीक है, जो बहुत बेकार गई, मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता है मैं वैसा नहीं पढ़ा पाया जैसे मैं पढ़ाता हूँ। और आपसे एक इंतजा है यार कि जो है प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लो, नहीं तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं इस बैच को छोड़ दूंगा, मैं बोल दूंगा कि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, आपको कोई दूसरा फैकल्टी पढ़ा देगा, आप भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊँगा, ठीक है। या फिर इसका ये तरीका होगा, या दूसरा कोई तरीका नहीं होगा, दूसरा तरीका मैं अपना नहीं सकता, आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, मैं सालों से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो दिस इज़ दी ओनली थिंग आई कैन डू फॉर यू, दैट आई रिज़ाइन फ्रॉम दिस बैच। अगर आप सीरियसली पढ़ने को तैयार नहीं हैं और आपको ऐसे ही कमेंट करने हैं, आपको टाइम काटना है, तो आई एम सॉरी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। मज़े तो मैं तुम्हें बहुत देता हूँ, लेकिन तब जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं तभी मज़े कर पाता हूँ, तभी मज़े दे पाता हूँ, मेरी क्लास तभी इंटरेस्टिंग होती है जब मैं पढ़ा पाता हूँ, दिल खुश करके, एकदम दिल खोल के। बट अगर तुम मुझे पढ़ाने ही नहीं दोगे, और देखो मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे कमेंट्स ना देखूँ, ये उन सब के साथ गलत होगा जिन्होंने इसका पैसा दिया है और जो अच्छी सही चीज़ पूछ रहे हैं। तो अल्टीमेटली आई विल रिज़ाइन फ्रॉम दिस बैच और आपके लिए दूसरा टीचर अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।